Hello students, welcome to Jomaxa classes. Today we are going to discuss about current affairs for the month September. तो ये जो हमारी नई सीरीज है इसका टाइटल है करंट अफेयर्स इन 10 मिनट। ये सीरीज बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्राप्त होगी और ये हमारा पार्ट 7 है। यदि आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक प्राप्त हो सके। तो चलिए इंडेक्स देखते हैं आज अपन किन किन करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है स्टबल बर्निंग। ये एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है और ये जीएस पेपर 3 में आपके काम आएगा। उसके बाद ई सिम्स टेक्नोलॉजी देखेंगे, ये साइंस टेक का पार्ट है, ये भी जीएस पेपर 3 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देखेंगे विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो चलिए अपन पहली न्यूज़ पे डिस्कस करते हैं करंट अफेयर पर स्टबल बर्निंग। तो देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल जो राइस है, राइस की हार्वेस्टिंग के बाद उसका कुछ रेसिडुअल पार्ट बचता है, जिसे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, राइस स्ट्रॉ या पैडी स्ट्रॉ भी कहते हैं। जो रेसिडुअल पार्ट होता है, जब उसको क्या करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप को आपको सो करना होता है, बोना होता है, तो आपको जो राइस का रेसिडुअल पार्ट है उसको जला देते हैं किसान जो होते हैं, और उसके बाद क्या है नई फसल को बोते हैं। लेकिन जो उसके पार्ट को जला देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसी समस्या के निदान के लिए ये न्यूज़ बात कर रही है कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, पूसा बायोडिकम्पोजर को 5,000 एकड़ में फ्री ऑफ कॉस्ट डालने की बात करी है। डालेंगे वो, उसको क्यों डालेंगे, क्योंकि स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है उससे अपन को क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। और स्टबल बर्निंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए इफेक्ट क्या होते हैं स्टेबल बर्निंग के, तो पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन क्यों होता है, तो मैंने जैसे बताया कि जब आप उसका रेसिडुअल पार्ट जलाएंगे तो उसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और इस तरीके की अन्य हार्मफुल गैस जो होगी एनवायरनमेंट में निकलेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। और ये गैसें क्या करती है, अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट बना लेती है स्मोक का। स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, तो पॉल्यूशन होता है। दूसरा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, क्योंकि ये जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, इससे वो लेस फर्टाइल हो जाती है। हीट पेनिट्रेशन, तो क्या होता है कि जब बर्न करते हैं तो हीट पेनिट्रेट कर जाती है सॉइल में, जिसके कारण जो आपके माइक्रोबैक्टीरिया हैं जो यूजफुल है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे भी सॉइल पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब पूसा बायोडिकम्पोजर क्या है, तो जो अपनी समस्या है उसके क्या करने हैं अपन को, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं। उसमें से एक सॉल्यूशन है पूसा बायोडिकम्पोजर। इसको छिड़क देने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो अपनी प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इससे क्या होता है, ये क्या करता है, जो स्टबल थे जिसको बर्न किया जाता है, स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम से निजात किया जा रहा था, तो उसके रेसिडुअल पार्ट को ये क्या करता है, कहीं ना कहीं क्या करता है, मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, ऑर्गेनिक मैन्योर में, और इसके कारण अपनी फर्टिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। तो इसको बनाया है आईसीआर ने और नाम इसका दिया अपने कैंपस के नाम पे, पूसा दिल्ली में कैंपस है आईसीआर का। और आप यहां देख सकते हैं पूसा डिकम्पोजर को, है ना। ये क्या करता है, क्रॉप रेसिड्यू को, एनिमल वेस्ट को, डंग को और अदर वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्योर में बदल देता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और जो अपनी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था एटमॉस्फेयर में उसको भी ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और इसमें क्या होता है, ये एक फंगी का सॉल्यूशन होता है और ये क्या करता है, कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो सेलुलोज को, लिग्निन को और पेक्टिन को पैडी स्ट्रॉ में जो होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। चलिए तो आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अदर रिलेटेड इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं, तो अब अपनी ये जो स्टेबल बर्निंग की सॉल्यूशन समस्या है इसका अपन को क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालना है। और दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं। जो अपन क्या बोलते हैं, अपने जो पैडी स्ट्रॉ बचते हैं उसको क्या कर सकते हैं अपन, मशीन्स लाइक रोटावेटर्स, बेलर्स, पैडी स्ट्रॉ चॉपर्स, इनके माध्यम से काट सकते हैं। दूसरा, हैप्पी सीड मशीन्स आती हैं। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, एक कमीशन सेट कर सकते हैं दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में, क्या होगा, इसका रेगुलेशन करेगा। तो इस तरीके से अपन यदि इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था और उसके कारण जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही थी उन सब का कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस निकल जाएगा। और अपन इसका एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख सकते हैं, जो अपने रेसिडुअल पार्ट है उनको अपन एज अ फॉडर यूज कर सकते हैं कैटल्स के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टेबल बर्निंग, डिस्क्राइब इट्स नेगेटिव इंपैक्ट एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। अब अपन यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ई सिम्स टेक्नोलॉजी। तो नाम में है ई सिम्स, तो ई किस लिए, ई स्टैंड्स फॉर एम्बेडेड सिम्स, तो ई सिम्स का मतलब है एम्बेडेड सिम्स टेक्नोलॉजी। तो ये आपके साइंस टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ है, एप्पल ने एक एप्पल आपको मालूम होगा अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो एक ई सिम के साथ आई है मार्केट में। उसने क्या किया, एक मोबाइल नेटवर्क निकाला है जो ई सिम पर कार्य करता है ना। तो आप यहाँ इसको रीड कर सकते हैं, ई सिम प्रौद्योगिकी के बारे में हिंदी में देख सकते हैं।
सकते हैं। तो व्हाट इज एन ई सिम? तो देखिए, जो अपनी नॉर्मल सिम होती है जो आपके मोबाइल में लगती है, आप क्या करते हैं, सिम मोबाइल में अलग से लगाते हैं, है ना। आपके मोबाइल में सिम अलग से लगाई जाती है, आप सिम खरीद के लाते हैं और उसको फिजिकली लगाते हैं। लेकिन जो एम्बेडेड सिम होती है वो आपके मोबाइल में लगी हुई आती है, हार्डवेयर में वो क्या होती है, अटैच होती है। उसको अलग से फिजिकली रिमूव करके या निकाल के या फिजिकली लगाना नहीं होता है। तो यही ई सिम होती है ना। और ई सिम क्या करती है, डिजिटल डिवाइस को सेम जैसे आपकी नॉर्मल सिम होती है सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट करती है ना, वेब से कनेक्ट करती है, इवन विदाउट अ सेल फोन भी आपको कनेक्ट कर देती है। ये पहली बार स्टेब्लिश हुई थी 2012 में, है ना। और ये परमानेंटली एम्बेडेड हो जाती है आपके किसमें, हार्डवेयर में, ऑफ अ रेगुलर सिम चिप कार्ड चिप, है ना। जो आपके मोबाइल में वो रेगुलरली अटैच रहती है, एक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, वो उस पर एम्बेडेड हो जाती है, उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे पुरानी सिम होती थी उसको रिप्लेस करने से, है ना, हर बार जब भी आपको नंबर चेंज करना होता तो उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करना रहता था। लेकिन इसमें इस टाइप से नहीं होता है, क्योंकि एक तरीके की वर्चुअल सिम भी आप मान सकते हैं। यहाँ आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो इससे इनहेंस होती है सिक्योरिटी। कैसे इनहेंस होती है, फॉर एग्जांपल आपकी सिम का कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि सिम फिजिकली निकाली नहीं जा सकती है। दूसरा क्या होता है कि आपके पास जो आपकी जो सिम का स्लॉट होता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, उसमें क्या होता है, ओपनिंग होती है, तो वहां से पानी जाने का या उसके डैमेज होने का खतरा होता है। तो इसमें क्या होगा, वो ओपन नहीं होगा, तो वहां से पानी जाने का, डस्ट जाने का कोई भी क्या नहीं, खतरा नहीं होगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपका मोबाइल गिर जाए, स्क्रीन टूट जाए, तो फिर उसके बाद आपको क्या है, आप तुरंत सिम निकालते हो नए मोबाइल में लगा लेते हैं, लेकिन वर्चुअल सिम में ये फैसिलिटी नहीं रहेगी। और दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए ई सिम जो है, कई देशों में अभी वहाँ की जो सरकार है या वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे अभी ये टेक्नोलॉजी क्या है, उसको फैसिलिटेट नहीं करती, वहाँ की मोबाइल टेक्नोलॉजी को अभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भी दिक्कत जाएगी, जिन कंट्री में यदि ई सिम सपोर्ट नहीं होती तो वहाँ कैसे काम किया जाएगा। तो इस तरीके से आपसे ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि ई सिम जो है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जा सकता है, एम्बेडेड सिम कहा जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आपसे इसमें भी पूछा जा सकता है मेंस में कि व्हाट इज ई सिम, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट। तो देखिए, इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग, तो अभी क्या हुआ है, एफएसएसआई आप जानते होंगे, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो फूड पैकेट्स होते हैं उनकी रेटिंग करनी शुरू की है। और रेटिंग किस आधार पर कर रही है कि जो कौन सा फूड आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है और कौन सा फूड आपके लिए कम हेल्दी है। तो इसकी रेटिंग की जाएगी लीस्ट हेल्थी से 5 स्टार। 5 स्टार सबसे अच्छा कहलाएगा। और कौन से फूड अभी इसमें शामिल नहीं किए गए, तो आप यहाँ रीड कर सकते हैं कि फ्रोजन मीट, एग, फिश, ये सबको अभी शामिल नहीं किया गया है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। फिर आता है लॉन्ग रेंज रेडियो लॉरा। तो ये क्या है, तो ये क्या है, अभी आईडीआरबीटी। तो ये आईडीआरबीटी क्या है, एक इंस्टीट्यूट है आरबीआई के अंडर में। इसने क्या किया है, एक नेटवर्क को डेवलप किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला है जिसने ऐसा नेटवर्क डेवलप किया है जो लॉरा टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। और ये नेटवर्क क्या प्रोवाइड करेगा, बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड करेगा। कहाँ पे, उन एरियो में प्रोवाइड करेगा जो रिमोट एरिया है, हिली एरिया है, जहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से जो है कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं किए जा सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि लॉरा इज एसोसिएटेड विथ, तो आपको याद रखना है बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अभी तक क्या होता था, बैंकों को अपने नेटवर्क के माध्यम से फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए थर्ड पार्टी पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन लॉरा टेक्नोलॉजी के कारण अब वो अपना खुद का क्या कर सकेंगे, नेटवर्क बना सकेंगे, और रिमोट एरिया में क्या कर हैं, बैंकिंग सुविधा देख सकेंगे। और एक न्यू लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क है। और लॉरा के बारे में आप यहाँ रीड कर सकते हैं। लॉरा जो है वो रेडियो वेव्स पे कार्य करेगा, है ना, चिर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम के माध्यम से कार्य करेगा, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इसको आप जरूर रीड कर लीजिएगा। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। फिर आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो आपको मालूम होगा कि नासा का टेलीस्कोप है ये, और नासा ने भी किसके कोलैबोरेशन के साथ, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएसए कनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर एक लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप को लॉन्च किया था 2021 में। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि जो नासा का कोलैबोरेशन किस किस के साथ है, और वो कनाडा स्पेस एजेंसी की जगह जापान स्पेस एजेंसी दे देगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना। और ये न्यूज में क्यों है, इसने अभी कैप्चर किया इट्स फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ मार्स। अभी इसने पहली पिक्चर ऑफ मार्स की कैप्चर की है। और ये क्या करता है, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करता है, बिग बैंग से कैसे सोलर सिस्टम बना और कैसे अभी अर्थ, ये सारी जो खोज है यूनिवर्स की वो करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो सोशल सेक्टर स्कीम है उसका सोशल ऑडिट शुरू किया है, और ऐसा करने वाली वो पहला अपने यहाँ का राज्य बन गया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो सोशल ऑडिट का क्या मतलब होता है, इसमें जो सोशल स्कीम चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी योजना चल रही है, तो उससे के जो लाभार्थी हैं, उससे जो इफेक्ट होते हैं पीपल, उन लोग और सरकार दोनों मिलकर क्या करेगी, स्कीम का सोशल ऑडिट करेगी। सोशल ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट से अलग है। फाइनेंशियल ऑडिट में आप किसी चीज के लॉस प्रॉफिट इन सब पे बात करते हैं, जबकि सोशल ऑडिट में पीपल और गवर्नमेंट मिलकर किसी स्कीम का क्या करती है, ऑडिट करती है, उसका क्या करती है, कहीं ना कहीं किसी पैरामीटर पर चेकिंग करती है। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है राजस्थान।
अब यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब आता है कुर्मी स्टिर फॉर एसटी टैग। तो देखिए कुर्मी जो है एक जनजाति है जो एसटी स्टेटस के लिए मांग कर रही है। उनका कहना है कि उनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए और उनकी जो कुर्माली लैंग्वेज है उसको 8 शेड्यूल में जगह मिलनी चाहिए। तो कुर्मी जो है लोअर गंगेटिक प्लेन में रहने वाली ट्राइब है जो अवध में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाले पार्ट में पाई जाती है ना। और 8 शेड्यूल में क्या होता है, तो 8 शेड्यूल आपको मालूम होगा कि 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ना। पार्ट 18 जो है आपका, सॉरी पार्ट 17 जो है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से आर्टिकल 343 से 351 के बीच में। इसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं, अभी 22 लैंग्वेजेस हैं, इसमें इंग्लिश शामिल नहीं है। और आपको मालूम होगा 21st अमेंडमेंट के माध्यम से सिंधी को शामिल किया गया था। तो इस तरीके से आज का अपना करंट अफेयर कंप्लीट होता है। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।